अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो होपफुली आप मुझे ये बताइए कि प्रीवियस क्लास में हमारा क्या डिस्कशन हुआ था लास्ट। अगर कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज करके बता दें कि लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। जी बेटा। लास्ट क्लास में हमारा क्या टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हमने क्या कर लिया था, शायद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो रहा था। कॉमन आइन इफेक्ट कंटिन्यू करना है। अच्छा, कॉमन आइन इफेक्ट में कॉमन आइन इफेक्ट तो हमने मेरे ख्याल है कर लिया होगा। कॉमन आइन इफेक्ट में कंटिन्यूएशन वाली कोई चीज देखता हूं मैं, एक मिनट। अच्छा जी, तो कॉमन आइन इफेक्ट में देख रहा हूँ, अगर इसी स्लाइड पे चल रहा था तो हम पहले तो इसको देख लेते हैं। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, ये सारी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ केएसपी ये भी हम कर चुके हैं। अच्छा, ये जरा अगर काइंडली आप मुझे बताइए कि ये वाली बात आपकी क्लास में हुई है, एप्लीकेशन ऑफ केएसपी वाली, तो जरा ये मैसेज शेयर कर लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ केएसपी वाली ये बात हमने की है या डायरेक्ट हमने कॉमन आइन इफेक्ट किया था? मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ केएसपी के ये वाली चीज के प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा होगा, जब कम होगा, कब प्रेसिपिटेट बनेंगे, कब नहीं बनेंगे। जी, कोई स्टूडेंट जो जाग रहा हो? जी मलिका, मलाइका। जी। आ, अच्छा जी, ये कर लिया था हमने, ठीक है। इसके बाद हमने जो है वो कॉमन आइन इफेक्ट पे बात की थी, ये कॉमन आइन इफेक्ट हो गया। तो ये कॉमन आइन इफेक्ट हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि हम एक और काम करते हैं, और हम ये काम करते हैं कि मैं आपको कुछ इसमें पास पेपर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कुछ हम उनको देख लेते हैं। A2 बुकलेट 1।
अच्छा जी, ये मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो अभी देख रहा हूँ रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट। और ये क्वेश्चन जो मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, मैं इसको डिस्कस करूंगा आपसे। और ये क्वेश्चन जो है ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने क्लास अगर थोड़ी मिस हुई थी तो वो कॉन्सेप्ट भी रिकॉल हो जाएगा, और जिन लोगों ने ली थी उनके जो है कुछ पास पेपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ये नवंबर 9 का क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखें, जैसे मैं पहले भी आपसे कहता रहा हूं कि एएस का जो क्वेश्चन है, एएस से रिलेटेड बात जो है वो पेपर में आती रहती है। तो अब आप ये देखिए कि नवंबर 9 के इस क्वेश्चन में describe how the use of aqueous silver nitrate and aqueous ammonia can distinguish between aqueous solution containing chloride, bromide or iodide ions by filling in the following table। अब ये आपको जो एएस की आपकी प्रैक्टिकल की नॉलेज प्लस जो आपने थ्योरी में पढ़ा था। देखिए, सबसे पहले क्लोराइड के साथ ऑब्जर्वेशन अगर कोई शेयर कर सके, कुछ याद है? सिल्वर नाइट्रेट का क्लोराइड के साथ अगर आपको याद हो तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, और विद ब्रोमाइड ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं, और आयोडाइड के साथ जो है वो येलो प्रेसिपिटेट्स। अब ऑब्जर्वेशन व्हेन डाइल्यूट अमोनिया इज एडेड, अगर आपको याद हो तो डाइल्यूट अमोनिया जब आप ऐड करते थे तो क्लोराइड के जो वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं वो प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो डाइल्यूट अमोनिया के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया डालेंगे तो अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स जब डाइल्यूट में डिसॉल्व हो गए तो कॉन्सेंट्रेटेड में भी डिसॉल्व हो जाएंगे। यानी कि दोनों केसेस में हम कहेंगे कि प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व। अच्छा, ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट यानी ब्रोमाइड के केस में बात थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और वो मुख्तलिफ बात यह है कि ब्रोमाइड के केस में जब आप अमोनिया डालते हैं तो प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं वो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं। प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो पार्शियली सॉलेबल होते हैं, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया के अंदर प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। शायद ये बात आपने ना पढ़ी हो या आपने फोकस ना की हो उस वक्त। टीचर्स बताते हैं, थ्योरी में बताते हैं ये बात, कि जब आप डाइल्यूट अमोनिया यूज करेंगे तो प्रेसिपिटेट्स पार्शियली डिसॉल्व होंगे, और जब आप कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया यूज करेंगे तो प्रेसिपिटेट्स कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। वाइट प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व होते हैं, ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व होते हैं पार्शियली विद डाइल्यूट अमोनिया, और कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया के साथ ये कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। जबकि जो येलो प्रेसिपिटेट हैं सिल्वर आयोडाइड के, वो प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं वो दोनों केसेस में रिमेन अनडिसॉल्व। प्रेसिपिटेट्स रिमेन अनडिसॉल्व, और यहां पर भी कंसंट्रेटेड में भी प्रेसिपिटेट्स रिमेन अनडिसॉल्व। अच्छा, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि A2 में आपने पढ़ा है कि ये सारा का सारा मामला कि प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू पर। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी, प्रेसिपिटेशन के चांसेस कम होते जाते हैं, और जितनी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो स्मॉल होती जाती है, यानी कि आयंस को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी जितनी कम होती जाती है, उतने ही इस बात के चांसेस होते हैं कि प्रेसिपिटेट्स जो होंगे वो कम बनेंगे।
ओके जी, अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये है, मैं बात ये कर रहा था कि जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन हमेशा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा, उतनी ही सॉलिबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जैसे जैसे वैल्यू स्मॉल होती जाएगी, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की केएसपी की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाती है, सॉलिबिलिटी कम होती जाती है। ये रिलेशन में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। बहरहाल अब जो है ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का पास्ट पेपर का क्वेश्चन है कि कैलकुलेट सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgBr, और यहाँ पर जो केएसपी की वैल्यू है वो 5 इंटू 10 टू द पावर -13 है। 5 इंटू 10 टू द पावर -13। अब आप पहले तो अगर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन यानी KSP इज इक्वल टू concentration of silver ion into concentration of bromide ion। अच्छा, अब यहाँ आपको पता है कि सिल्वर आयन और ब्रोमाइड आयन का रेशियो 1:1 का है। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में जब आपको ये सॉल्व करवाए थे क्वेश्चन, तो आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 मोल ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन। तो ये 1:1 का रेशियो है, तो ये x हो जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि KSP इज इक्वल टू x², और यहाँ पर x क्या है, x इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, और आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन ही कैलकुलेट करनी है। तब हम सिंपली KSP की वैल्यू पुट करते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर -13 इज इक्वल टू x², और फिर स्क्वायर रूट आप जो है वो करेंगे दोनों तरफ का, तो ये x² स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो भी वैल्यू आ रही है वो कैलकुलेट करनी। अगर किसी ने कैलकुलेट किया है और आंसर शेयर कर सकता है तो बता दीजिए। ओके, आंसर आ गया है, और आंसर 7.07 10 टू द पावर -7। 7.07 10 टू द पावर -7 मोल पर dm³, ये आ गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। अच्छा, अब जो इसका जो अगला पार्ट है, ये अगला पार्ट जो है ये है स्टेट एंड एक्सप्लेन whether silver bromide will be less or more soluble in 0.1 mole per dm³ KBr than it is in pure water. State and explain। अब ये वो क्वेश्चन है जो कॉमन आयन इफेक्ट से रिलेटेड है। कैसे? ये आपके सामने ऊपर जो मैं इक्विलिब्रिया शो कर रहा हूं कि AgBr is converted into Ag positive and Br negative, अगर हम इसमें 0.1 मोल पर dm³ KBr डाल दें, तो 0.1 मोल पर dm³ KBr के अंदर ये Br नेगेटिव, सिल्वर ब्रोमाइड का Br नेगेटिव और KBr का Br नेगेटिव, ये कॉमन आयन हो जाएंगे। आपने सिल्वर ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में पोटेशियम ब्रोमाइड डाला, अब अगर आप इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड डालेंगे तो पोटेशियम ब्रोमाइड डालने से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इंक्रीज करेगी, और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इंक्रीज करेगी, अकॉर्डिंग टू ली-चैटियर प्रिंसिपल, अगर ब्रोमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विलिब्रिया मूव्स टू बैकवर्ड डायरेक्शन, और जब इक्विलिब्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो मोर सॉलिड विल फॉर्म। जब इक्विलिब्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो मोर सॉलिड विल फॉर्म, यानी कि मोर प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने पोटेशियम ब्रोमाइड जो है ऐड किया है, एंड पोटेशियम ब्रोमाइड एक्ट एज कॉमन आयन। पोटेशियम ब्रोमाइड कंटेन्स ब्रोमाइड आयन व्हिच इज कॉमन टू सिल्वर ब्रोमाइड। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन बढ़ती है
तो इक्विलिब्रिया मूव्स टू बैकवर्ड डायरेक्शन, और जब ये इक्विलिब्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो मोर सॉलिड विल फॉर्म, यानी कि सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। मोर सॉलिड फॉर्म होने का मतलब है कि सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और सॉलिबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब यह है कि यहां पर उन्होंने आपसे कहा था कि सिल्वर ब्रोमाइड विल बी लेस और मोर सॉलेबल, तो आप कहेंगे कि इट इज लेस सॉलेबल इन KBr, और इसका रीजन आप बताएंगे कि इट इज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। इट इज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, और increase in concentration of common ion moves equilibria to left hand side। वजह क्या है? वजह यह है कि जब concentration of common ion increase करेगी, equilibria moves to left hand side, so more precipitate will form, यानी solubility decrease हो जाएगी, solubility कम हो जाएगी। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई बात अगर आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते। जी, कोई क्वेश्चन? होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन जो है ये केसी से रिलेटेड है और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहे हैं। पहले तो हम यहाँ ये देख लें कि उसने एक इक्वेशन आपको दी है और इस इक्वेशन में वो कह रहा है कि जी क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि r की जगह अगर आप h लिखेंगे तो kc की न्यूमेरिकल वैल्यू 1.7 10 टू द पावर 7, यानी आपको जो kc की वैल्यू गिवन है वो उस वक्त है जब r की जगह आप h पुट करेंगे। तो एक्चुअली जब आप यहाँ r की जगह h लिखेंगे तो ये NH2 से NH3 हो जाएगा। यानी इन अदर वर्ड्स एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बात कर रहा है, और आपको यहाँ समझना है कि ये NH3 है, और अगर यहाँ पर NH3 है तो ये भी NH3 होगा। अब आपको केसी एक्सप्रेशन लिखना है, और केसी एक्सप्रेशन लिखने का तरीका वही होता है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड पर ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है कि सिल्वर RNH2 taking twice positive aqueous, और फिर ये कॉन्सेंट्रेशन वाला ब्रैकेट divided by concentration of silver ion aqueous into concentration of RNH2 aqueous, और इसका स्क्वायर। ये बेटा मैंने केसी एक्सप्रेशन लिखा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और दूसरी बात ये है कि यूनिट। अब आप देखें यहाँ पर यूनिट में इसका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होगा और इसका यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब है, तो मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो यूनिट बचेगा वो 1 अपॉन मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर बचेगा। और 1 अपॉन मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर का मतलब ये है
ये 1/मोल² dm -6, और अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो dm⁻⁶ और मोल -2 हो जाएगा। ये इसका यूनिट। होपफुली आपको यूनिट की बात समझ में आ गई होगी, केसी एक्सप्रेशन भी क्लियर हो गया होगा। जो डिफिकल्ट पार्ट था इसका वो ये था कि यहाँ स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हुए थे इसके सेकंड पार्ट में जो न्यूमेरिकल सॉल्व है कि यूज योर एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया नीडेड टू चेंज सिल्वर आयन। देखें इक्वेशन ये थी कि सिल्वर आयन रिएक्ट्स विद 2 अमोनिया, क्योंकि वो RnH2 था, यहां मैं अमोनिया ले रहा हूं, और ये बन रहा था सिल्वर, यहां ये बन रहा था सिल्वर NH3 टेकिंग ट्वाइस पॉजिटिव, ये इक्वेशन। नाउ 0.1 मोल सिल्वर, 0.1 मोल पर dm³ आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन। और अब आप वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, यूजिंग योर एक्सप्रेशन नाउ calculate the concentration of ammonia needed to change the silver ion concentration in a 0.1 mole per dm³ of silver nitrate to the value that you calculated in C1। C1 था पिछला वाला। C1 में हमने कॉन्सेंट्रेशन जो कैलकुलेट की थी सिल्वर आयन की वो ये है C1, ये है C1, ये हमने कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट की थी 7.07 10⁻⁻7। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं कि आप इक्विलिब्रियम पर सपोज करें कि सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 7.07 10⁻⁻7। अब सिल्वर आयन की इस कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, और केसी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है पिछले पेज पर। अब आप मुझे ये बताइए कि इनिशियली आप सबको पता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इक्विलिब्रियम पर ये कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा? इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? पहले सिल्वर आयन 0.1 था, उसको कम करके हमें 7.07 10⁻⁻7 करना है। तो आपको पता है कि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का रेशियो 1:1 का है। तो 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन जो है विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। और यहां पर पहले सिल्वर आयन 0.1 था और अब रिड्यूस होके 7.07 10⁻⁻7 हो गया। तो अगर सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 7.07 हो गई तो आप 0.1 से माइनस करेंगे 7.07 10⁻⁻7। ये वो सिल्वर आयन होगा जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इनिशियली ये 0.1 था, इक्विलिब्रियम पर ये 7.07 करना है हमें। खुद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन C1 के बराबर करनी है, यानी कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये होनी चाहिए। तो 0.1 से 7.07 करने का मतलब ये है कि बाकी सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.1 माइनस ये करेंगे तो आंसर आएगा 0.0999 मोल पर dm³। ये आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मैं यहाँ पर पॉज कर रहा हूं, अगर आपको कोई सवाल करना है तो कर लीजिए, अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ऑल्दो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ये क्वेश्चन है जो आपने ऑलरेडी अपने एएस के सिलेबस में किए हुए केसी के क्वेश्चंस, लेकिन इसमें फिर भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहा, मुझे नहीं पता क्यों। स्टिल मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मेरी कोई बात आपको क्लियर नहीं है तो सवाल पूछ लीजिए, अपना माइक ऑन कीजिए और म्यूट कीजिए और आप मुझसे क्वेश्चन कर लीजिए। .
ठीक है जी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ये कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का हो गया। अब प्रीवियस पेज पर इस रिएक्शन की केसी वैल्यू गिवन थी, दैट इज 1.7 10 टू द पावर -7। तो केसी की जगह हम पुट कर देंगे 1.7 10 टू द पावर 7 इज इक्वल टू प्रोडक्ट 0.0999 divided by 7.07 10 to the power -7, ये सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, और इनटू अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है, अमोनिया स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करें एक्सप्रेशन को, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट करें, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया की, कि इस स्टेज पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया क्या हो। अगर कोई कैलकुलेट करके आंसर बता दे तो इट्स वेरी गुड, अदरवाइज जो है वो हम आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है जी, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, और अगर लगे कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने नवंबर 10 का है। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आप जो है वो इस क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करें और देखिए कि आपसे ये क्वेश्चन हो पा रहा है, और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन आपके सामने।
होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन। और ये अरब महमूद ने आंसर निकाला है 0.017 मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा यूनिट, ओके सॉरी, 0.017 का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब कैसे हो जाएगा बेटा? मोल क्यूब कैसे होगा? मोल क्यूब नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो मोल पर डीएम क्यूब होता है। बाकी केएसपी का यूनिट, यस वो आप ठीक कह रहे हैं, केएसपी का यूनिट जो है, तो केएसपी का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा पीबी 2 पॉजिटिव आयन एक्वस इनटू क्लोराइड आयन एक्वस का स्क्वायर, और यूनिट जो बनेगा इसका वो होगा मोल क्यूब DM-9। अब कैलकुलेट concentration of Pb2 positive ion in a saturated solution of PbCl2। अब PbCl2 की concentration कैलकुलेट करने के लिए आप देखें इक्वेशन में यहाँ पर ये x है और ये 2x है, इसलिए कि लेड और क्लोराइड का जो रेशियो है वो 1:2 का है, तो ये 1 है और ये 2 है। तो अब आप जब यहाँ पर पुट करेंगे तो जो KSP का एक्सप्रेशन बनेगा वो एक्चुअली 4x क्यूब होगा, where x represents concentration of Pb2 positive ion। क्योंकि जब आप यहाँ पर लेड की जगह x पुट करेंगे, क्लोराइड की जगह 2x पुट करेंगे, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, और 4x स्क्वायर इंटू x विल बी 4x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो 4x की पावर 3 है, और x क्या हो जाएगा वो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो KSP इज गिवन 2.0 10 to the power -5 is equal to 4x cube, और x cube is equal to 2.0 10 to the power -5 divided by 4, और इसका रूट क्यूब आप ले लेंगे जब, तो दोनों तरफ क्यूबिक रूट हो जाएगा। आंसर एक बच्चे ने बताया था, हो सकता है आप चेक कर लीजिएगा, 0.017 आ रहा है। तो 0.017 मोल पर डीएम क्यूब ये इसका आंसर है, concentration of Pb2 पॉजिटिव आयन। अच्छा जी, अब अगली बात जो है इसमें, और वो ये है कि an excess of PbCl2 is stirred with 0.5 मोल पर डीएम क्यूब NaCl। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये जस्ट रिपीटेशन है वही कॉमन आयन इफेक्ट वाले कॉन्सेप्ट की। आप देखिए यहाँ पर इक्वेशन के अंदर PbCl2 प्रोवाइड कर रहा है Pb2 पॉजिटिव और क्लोराइड आयन। नाउ क्लोराइड आयन in PbCl2 एंड क्लोराइड आयन इन सोडियम क्लोराइड, ये कॉमन आयन है। तो सवाल आपका ये है कि an excess of PbCl2 is stirred with 0.5 mole per dm cube NaCl until an equilibrium has been established. The excess PbCl2 is then filtered off, assuming chloride ion remains at 0.50 mole per dm cube throughout. Calculate the concentration of Pb2 positive ion in the remaining solution. अब ये न्यूमेरिकल है, वैसे तो हमें पता है कि कॉमन आयन डालने से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर आयन कम होती है, हमें ये भी पता है सॉल्युबिलिटी कम होती है, हमें ये भी पता है कि जो है वो जो प्रेसिपिटेशन है वो बढ़ता है। लेकिन अब आपको कैलकुलेट करना है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl 0.5 मोल पर डीएम क्यूब हो, यानी कि क्लोराइड आयन कॉमन आयन अगर 0.5 हो जाए, तो अब आप एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड आयन कैलकुलेट करने के लिए उसका तरीका ये होगा कि अगेन आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे 2 into 10 to the power -5। आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव आयन निकालनी है, लेकिन उस वक्त जब क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.50 हो जाए। अब आपको फाइंड आउट करनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव आयन,
यहां भी हमने Pb2 पॉजिटिव निकाला था, लेकिन वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में निकाला था। अब ये NaCl के अंदर जब हमने डाला तो यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, और अब आप देखेंगे कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव आयन जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव आयन जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो Pb2 पॉजिटिव आयन 2 into 10 to the power minus 5 divided by 0.50, ये अब आप आंसर निकाल लीजिए। तो सॉरी, इसमें 0.50 का स्क्वायर भी होगा क्योंकि इसकी पावर 2 है। 0.50 का स्क्वायर हो गया तो 2.0 10 to the power minus 5 divided by 0.50 स्क्वायर। अब आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल लीजिए, वॉट एवर द कॉन्सेंट्रेशन यू विल गेट वो आपका आंसर हो। किसी ने आंसर कैलकुलेट किया? It is 8 into 10 to the power minus 5, तो 8 into 10 to the power minus 5 मोल पर dm क्यूब। ये आ गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव आयन। ये आ गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव आयन 8 into 10 to the power minus 5। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। और दूसरा, आप कंपैरिजन करके देखें कि कॉन्सेंट्रेशन जो पहले लेड आयन की 0.017 थी अपॉन एडिशन ऑफ कॉमन आयन क्लोराइड आयन, वो कॉन्सेंट्रेशन कम होकर 8 into 10 to the power minus 5 हो। तो ये है। अच्छा, इससे जो अगला पार्ट है कि suggest an explanation for the difference between this value and the value that you calculated in 2। तो आपने जो पहले वैल्यू कैलकुलेट की थी वो 0.017 कैलकुलेट की थी, और अब जो कैलकुलेट की है वो 8 into 10 to the power minus 5 की है, यानी कि लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है। और लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है? लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह क्या है, ये एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है। तो सिंपली इट इज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ये काफी आंसर। जब आप कहेंगे कि ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, तो वो सारी बातें जो है वो इंक्लूड हो जाएंगी जो इससे कनेक्टेड। होपफुली आपको जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की कैलकुलेशन और उससे रिलेटेड जो कॉमन आयन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है उसका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन करना है, कोई सवाल है, कोई बात क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिए। ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट एंड हो गया है। इसमें अब एक चीज रहती है, पार्टीशन कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट, वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, और फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम रिएक्शन काइनेटिक्स का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम है, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे वो क्वेश्चन डालिए। जो आपके यहाँ से बहुत कम रिस्पांस मिल रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स भी आएंगे, और वो प्रॉब्लम्स आप जो है वो डिस्कस भी करेंगे। लेकिन आपके रिस्पॉन्सेज क्लास के अंदर भी नहीं होता रिस्पॉन्स, और वैसे भी ओवरऑल जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जो है वो आप में से कोई भी, सिर्फ इस बात की कोशिश होती है कोई लेक्चर जल्दी से अपलोड हो जाए। और लेक्चर अपलोड होने का मतलब ये है कि आप क्लास लें या ना लें, लेक्चर अपलोड हो जाना चाहिए ताकि बाद में आपको लेक्चर मिलता रहे और आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे जब भी देखें। कन्वीनियंस आपको फैसिलिटेट करना मकसद है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप क्लासेस को मिस करें। और लेक्चर का अपलोड होना मतलब ये क्लास अगर आप नहीं लेंगे तो आप थोड़े दिनों में कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं होगा, फिर आप इंतजार ही करते रहेंगे। और वैसे भी लेक्चर अपलोड जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये
मेरे पास रिकॉर्ड नहीं होता और ये बाद में थोड़ी सी इसमें एडिटिंग वगैरह होती है और उसके बाद फिर ये अपलोड करते हैं, तो इट टेक्स टाइम। तो ये ग्रुप पे आप मैसेज जो करते रहते हैं कंटिन्यूअसली कि जी ये अपलोड कर दें, वो अपलोड कर दें, तो ये काइंडली ना करें। जैसे ही वो तैयार होता जाएगा वो अपलोड होता जाएगा। इट इज बेटर कि आप जो है वो अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करें और टाइमली तमाम लोग उसको ज्वाइन करें और क्लासेस को कंप्लीट कर अटेंड करें, और क्लास में जो काम हो रहा है उसको नोट डाउन करें, बुक से पढ़ें। एक टॉपिक आप बुक से भी तो पढ़ सकते हैं, जरूरी है कि वो लेक्चर आपके पास अपलोड हो तो आप पढ़ेंगे। आप बुक से पढ़े टॉपिक को, आपको पता है कौन सा चैप्टर चल रहा है, आपको पता है क्या टॉपिक चल रहा है। तो बेटा अपना वक्त जाया ना करें और जितना जल्दी जो है ये पूरा का पूरा कोप अप कर सके कर लें, क्योंकि जैसे ही आपके कॉलेजेस स्टार्ट होंगे फिजिकल क्लासेस, मैं आपके कंटिन्यूअसली टेस्ट लूंगा। तो ये हमें जो है वो अपना रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है अगले साल के लिए, और हम कंटिन्यूअसली टेस्ट रखेंगे। आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं और वो जो भी कुछ होता जा रहा है, ये आप जो है वो साथ साथ अगर प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी टेस्ट देने में। ठीक है जी, होपफुली आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे और एटलीस्ट जो है वो बुक को अपना जितने भी पार्ट हैं वो कंप्लीट कर लेंगे।